Hello and a warm welcome to another edition of To The Point. There's an often used saying in the political jargon of India that road to Delhi is via Lucknow, and this crucial state of Uttar Pradesh is headed for polls in just a few months from now. But the million-dollar question is, can BJP repeat its 2014 magic? Joining me now is Uttar Pradesh BJP Chief Keshav Prasad Maurya on To The Point. Welcome, sir. Thank you. Maurya ji, my first question to you is that out of 403 seats in Uttar Pradesh, what is your expectation, a realistic expectation? देखिए बीजेपी का जो वर्तमान में समर्थन जनता की ओर से मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो परिश्रम कर रहा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गाँव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए जो काम हो रहा है, इसके आधार पर प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं कह सकता हूँ कि जनता के आशीर्वाद, कार्यकर्ता के परिश्रम, केंद्र सरकार की उपलब्धियां और प्रदेश सरकार की विफलता के आधार पर 2017 में हम 300 का आंकड़ा पार करेंगे। 300 का आंकड़ा पार करेंगे, ये आपका अनुमान है, लेकिन इस आंकड़े पर पहुंचने के लिए बेसिकली लोग इस पर बात कर रहे हैं कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या होगी। क्या आप डेवलपमेंट को लेके चलेंगे, आप साथ में कास्ट को भी लेके चलेंगे? रियल रणनीति क्या है बीजेपी की? देखिए बीजेपी की अगर सही रणनीति पूछे तो डेवलपमेंट है। अच्छा। डेवलपमेंट हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से है। उत्तर प्रदेश जहाँ पर सारी संभावनाएं हैं, यहाँ विकास कुछ दिखाई नहीं दे रहा। विकास नहीं दिखाई देने से यहाँ अपराध बढ़े हैं, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। इसका कारण मैं मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश में पिछले लगभग 14 वर्षों से सपा बसपा, बसपा सपा ऐसा करके शासन रहा और यह शासन करने वाले लोग कुशासन देने का काम किए, सुशासन देने का काम नहीं किए। परिणाम यह हुआ कि उत्तर प्रदेश विकास की दौड़ में बहुत पीछे छूट गया। आज हमारा नौजवान रोजगार के लिए तरस रहा है। निवेशक निवेश तो करना चाहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में निवेश नहीं करना चाहते। उसके पीछे का कारण स्पष्ट है कि अगर उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए आएंगे तो उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान हालात हैं उसमें उनको अपनी जान की, अपने माल की, अपनी ज़मीन की, अपने इन्वेस्टमेंट की एक सुरक्षा को खतरा नज़र आता है। लेकिन मौर्य साहब, एक चीज़ जो देखने में आई है, एटलीस्ट अभी तक जितना भी जो एक कैंपेन रेटोरिक बन रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, बुंदेलखंड का जो मसला था कि ट्राइफिकेट किया जाएगा स्टेट को, इस पर क्यों नहीं कोई पार्टी बात कर रही है? क्योंकि जब विकास की आप जब बात करते हैं तो बुंदेलखंड की विकास पे पार्टीज क्या सोच रही हैं? आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, देखिए बुंदेलखंड के विकास को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी गंभीर है। बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा उत्तर प्रदेश में, एक हिस्सा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के हिस्से वाले बुंदेलखंड के क्षेत्र का विकास हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के हिस्से वाले बुंदेलखंड का विकास नहीं हो रहा। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है ये विकासवादी सोच की सरकार नहीं है, ये विकास विरोधी सरकार है। यह विकास के नाम पर केंद्र से आए, प्रदेश से जाए, उसमें लूट मचा करके रखा, भ्रष्टाचार बहुत है। अभी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 24 तारीख को बुंदेलखंड के महोबा में आ रहे हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की लॉन्चिंग वहाँ से होने वाली है। यह बुंदेलखंड के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। भारतीय जनता पार्टी बुंदेलखंड का समग्र विकास चाहती है। वहाँ जो पलायन है वो छोटी मोटी संख्या में नहीं है। 40 से 50 लाख लोग रोजी रोटी के लिए अपना घर और परिवार छोड़ करके पलायन कर चुके हैं। जी, बट बीजेपी एक ऐसी पार्टी रही है जिसने कि उत्तराखंड बनाया है और झारखंड जैसे स्टेट्स बनाए हैं जो कि ठीक ठाक काम इस समय कर रहे हैं। तो क्या आपकी पार्टी स्टेट के ट्राइफिकेशन के लिए, क्या इस पिच के लिए बोलेगी? इसकी मुझे अभी आवश्यकता नहीं महसूस होती है। जब इसकी ज़रूरत होगी तब उस पर विचार करेंगे। लेकिन आज आवश्यकता केवल इस बात की है कि जो शासन में है उसकी जिम्मेदारी है कि गरीब का हक गरीब तक पहुँचे, और गरीब का हक गरीब तक पहुँचाने के मार्ग में वर्तमान की प्रदेश सरकार बाधक है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार गरीबों को समर्पित है। गरीब आदमी की चिंता में मैं देखता हूँ मेरे प्रधानमंत्री जी हरदम चिंतित है। मेरी पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनकी जन्म शताब्दी वर्ष है ये, अभी कालीकट में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई, और उस बैठक में इस एक वर्ष को 25 सितंबर 2016 से 25 सितंबर 2017 तक, इस वर्ष को भारतीय जनता पार्टी ने गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है। अब गरीब कल्याण वर्ष में जो भारतीय जनता पार्टी काम करेगी वो तो करेगी ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जहां स्वयं सरकार में है,
13 ऐसे राज्य हैं जहां हम सरकार में हैं, सरकार में हिस्सेदार हैं, केंद्र में हमारी सरकार है। केंद्र की योजनाएं प्रदेश में ज़मीन तक इसलिए नहीं पहुंचती उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, क्योंकि यहाँ पहुंचाना नहीं चाहते, यहाँ विकास करना नहीं चाहते। और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और गरीब को यह लगेगा कि केंद्र में उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को जो बनाया, तो नरेंद्र मोदी जी के स्वप्न को पूरा करने वाली सरकार यूपी में आई, तब गरीब के कल्याण का काम शुरू। लेकिन जब गरीब के कल्याण की बात करते हैं तो यूपी में जो एक रियलिस्टिक जो फिगर है वो ये है कि ज़्यादातर तबका यूपी का वो दलित्स और मुस्लिम्स का है। जिस तरह से बीजेपी का जो एक कॉन्डक्ट रहा है पिछले 1 सालों में, गौ रक्षक मंडल हो या दलितों की जो पिटाई हुई थी, वो सब जो मामले आए थे, उससे आपको लग रहा है कि जो पिछड़ा वर्ग है, जो ओबीसी है, जो मुस्लिम्स हैं, वो क्या बीजेपी की तरफ आएंगे वोट देने के लिए? देखिए, एक बात आप पहले जान लें, जिस दिन से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यूपी में सरकार बनी है, वो यूपी के समर्थन से 73 सांसदों के सहयोग से केंद्र में हमारी सरकार बनी है। उस दिन मोदी जी ने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। हम न जाति की राजनीति करते हैं, न हम अगड़े की राजनीति करते हैं, न पिछड़े की राजनीति करते हैं, हम सबके विकास की राजनीति करते हैं। और इसके कारण से 2014 का जब लोकसभा चुनाव हुआ, हम 73 सांसदों को उत्तर प्रदेश में जिताने में कामयाब हुए। और 73 सांसद ही नहीं जीते, हम 337 विधानसभा सीटें ऐसी रहीं जिसमें हमने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अगर 2014 में विधानसभा के चुनाव भी साथ में होते तो आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार होती। लेकिन क्या कारण था सर कि पिछले 1 डेढ़ सालों से स्पेशली केंद्र ने जो अपनी स्कीम्स इम्प्लीमेंट किया बाकी स्टेट्स में, वो देखने वाली बात थी, लेकिन क्या कारण था कि जो फार्मर्स थे, जो किसान तबका है, उनमें बहुत ज़्यादा डिस्कंटेंट आ गया था बीजेपी को लेकर, क्योंकि ड्राउट भी था और सूखा जो पड़ा उसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट था फार्मर्स के मन में बीजेपी की तरफ से। यहाँ तक कि एनालिस्ट्स और ऑब्जर्वर्स ने ये भी कहना शुरू कर दिया था कि बीजेपी इज़ लूजिंग द ग्राउंड इन उत्तर प्रदेश एज फार एज द फार्मर्स आर कंसर्न। वुड यू एडमिट टू द फैक्ट कि शायद बीजेपी से मे बी 1 डेढ़ सालों में कोई गलती की गई हो और अब बीजेपी उस ग्राउंड को रिकवर कर रही है? नहीं, देखिए, आपको जानकारी नहीं, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार रही, एक आपदा आई थी, बाढ़ आई थी, फसलें बर्बाद हुई थी, और उस आपदा राहत राशि को बांटने का काम प्रदेश सरकार को करना होता है। केंद्र का जो शेयर है उसे प्रदेश सरकार को दे दिया गया, लेकिन प्रदेश सरकार ने राहत राशि को बांटने में भेदभाव किया। मोदी जी की केंद्र में सरकार आई, उनकी सरकार आने से पहले अगर 50% फसल बर्बाद होती थी किसान की, तब उन्हें 100% मुआवजा मिलता था। मोदी जी ने कहा ये गलत है, उन्होंने उस रेशियो को 33% कर दिया कि अगर इतनी भी 33% भी फसल बर्बाद होगी तब भी हम 100% मुआवजा देने का काम करेंगे। पहला शानदार कदम मोदी जी ने किसान के लिए ये उठाया। दूसरा, मोदी जी की सरकार आने के पहले यूरिया की इतनी ब्लैक मार्केटिंग होती थी कि हर बार हर सीजन में किसान को लाठी खानी पड़ती थी पुलिस की, तब उनको यूरिया मिल पाती थी, तब उनको डीएपी मिल पाती थी। जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से यूरिया के लिए किसी किसान को ना लाइन लगानी पड़ी ना लाठी खानी पड़ी, कारण उन्होंने यूरिया को नीम कोटेड कर दिया। तीसरा बड़ा कदम माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो उठाया, इस देश के अंदर कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी बीज की आपदा आती है, इस आपदा से किसान की रक्षा हो सके, वो चूंकि गरीब किसान भी एक गरीब वर्ग है आज की डेट में, लेकिन और उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की। अब प्रदेश सरकार इसमें बेईमानी करी, पूरी बात आप सुन लें, प्रदेश सरकार इसमें बेईमानी कर रही है। हमने कहा गन्ना जोखिम की फसल नहीं है, उन्होंने गन्ना को भी प्रधानमंत्री फसल बीमा, चूँकि जो योजनाएं केंद्र बनाता है, जो केंद्र सब्सिडी देता है, उसको लागू करने का काम स्टेट का होता है, इन्होंने गन्ना को भी जोखिम की फसल में डाल दिया। मेरा किसान प्रदेश की सरकार से परेशान है। भारतीय जनता पार्टी ने तो कहा हम किसान की आमदनी दुगना करना चाहते हैं, किसान के चेहरे में खुशहाली देखना चाहते हैं, गरीब के चेहरे में खुशहाली देखना चाहते हैं। लेकिन क्या कारण है कि ये जितनी भी स्कीम्स हैं, ये फैक्ट है कि मोदी जी की गवर्नमेंट ने ये सब स्कीम्स लॉन्च किया है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस जैसी पार्टी, आप देख रहे हैं राहुल गांधी जगह जगह जाकर खाट सभाएं कर रहे हैं, किसान महायात्रा निकाल रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलीज है जहाँ पर वो सिर्फ फार्मर्स की कॉज को एस्पाउस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कि कांग्रेस एक बिल्कुल मॉरिबंड मंडेन पार्टी एक यूपी में दिखती थी, एटलीस्ट दे हैव मैनेज्ड टू क्रिएट अ बज इन द स्टेट। What is the reason? Are they not convincing the farmers that look, BJP is not doing something which is very convincing? राहुल जी के बारे में बता दूं, वह कोई उनके ना विचार हैं ना किसान को की उनको चिंता है। पहला सवाल राहुल गांधी जी से मेरा, देश से कांग्रेस खत्म हो रही है,
लेकिन कुछ जगह अभी थोड़ी बहुत बची हुई है। पहला सवाल मेरा ये है, जो उत्तर प्रदेश के किसानों को आश्वासन दे रहे हैं, जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, सबसे पहले जो वादा उत्तर प्रदेश में, जहां वो सरकार में आ भी नहीं सकते, उसे पूरा करने की कल्पना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जहां सरकार में है, क्या वहां किसानों का कर्ज उन्होंने माफ़ किया? क्या उत्तर प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ़ करने की बात करते हैं? 60 साल देश पे कांग्रेस ने शासन किया। अगर किसान आज भी गरीब है, किसान आज भी बदहाल है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? कांग्रेस की। 2 साल में आप मोदी जी से हिसाब मांग रहे हो। उत्तर प्रदेश के अंदर आप आकर के चुनाव लड़ने की बात कर रहे हो। आप एक भी शब्द अखिलेश यादव के खिलाफ नहीं बोलते हो, जो सरकार चला, जिसको ये उत्तर आप प्रदेश एक के अंदर बहुत काम इंपॉर्टेंट करना है। चीज बोल रहे हैं कि कांग्रेस एक शब्द नहीं बोलती अखिलेश के खिलाफ, तो आपको क्या लग रहा है कि इन दोनों पार्टीज के बीच में कोई टैसिट स्पष्ट अंडरस्टैंडिंग है, सपा बसपा की बैसाखी के आधार पर कांग्रेस ने 10 वर्षों तक केंद्र में सरकार चलाई, 12 लाख करोड़ से अधिक का घोटाला किया, और उस घोटाले के समय बसपा सपा ने समर्थन दिया। उस समर्थन की कीमत अदा करने के लिए राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश में आए। अब राहुल गांधी जी, चाहे उनकी मां सोनिया जी कांग्रेस के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, मेरा सवाल स्पष्ट है, ये सपा के खिलाफ बोलेंगे? भारत की संसद में अगर राहुल गांधी जी और सोनिया जी अगर हैं, तो समाजवादी पार्टी के समर्थन से हैं, क्योंकि सपा ने अमेठी और रायबरेली में अपना कैंडिडेट इनके जीतने के लिए नहीं खड़ा किया। तो इस समय बीजेपी के लिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की इस समय एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग है, वो एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलेंगे, तो बीजेपी के लिए एनिमी नंबर 1 कौन है उत्तर प्रदेश में? देखिए, बीजेपी की जो लड़ाई बची है, मैं यह मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का एकदम बहुत अच्छा रुख है। केंद्र में मोदी सरकार के द्वारा जो काम किया गया, उस सरकार के काम से लोग बहुत प्रसन्न हैं, और उस प्रसन्नता के परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी विजय की ओर बढ़ रही है। लेकिन दूसरे नंबर का दल, जो 300 के बाद जो 100 सीटें लगभग बचेंगी, मैं ऐसा मानता हूँ, उसमें दूसरे नंबर की पार्टी जो बनेगी वो समाजवादी पार्टी। हमारी लड़ाई सपा से है, कांग्रेस का कोई यूपी में वजूद नहीं है। बसपा पूरी तरह से, जैसे लोकसभा में 1-0 पे आउट हुई है, मेरा विश्वास है कि उससे भी बुरी स्थिति बसपा को लेकिन 2017 के चुनाव। बीएसपी के लोग ये कहते हैं कि बीजेपी इतनी पॉजिटिवली इसीलिए बोल रही है क्योंकि जो उनके इंपॉर्टेंट लीडर्स थे वो उनको छोड़कर और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य। पहले मैंने आपको बताया था, जब स्वामी प्रसाद जी बीजेपी में नहीं थे, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 2014 में 337 विधानसभा सीटों पे बढ़त प्राप्त की थी। आज बसपा के बड़े बड़े किले ढहे, बड़ी संख्या में, और सपा बसपा के अंदर जो भगदड़ है उसके कारण से बीजेपी में आना चाहते हैं। हम लोग ले नहीं रहे अभी बहुत बड़ी संख्या में, क्योंकि हमारा कैडर स्वयं विजय प्राप्त करने की क्षमता रखता है। हमारा संगठन बहुत मजबूत है। 1,47,000 बूथों में से हम लगभग 1,30,000 बूथ अध्यक्ष हमारे मतलब तैयार हो गए हैं। हमारे बूथों के सम्मेलन हो रहे हैं, हमारे यूथ के सम्मेलन होने वाले हैं। एक नारा चल रहा है भाजपा की ओर से, मेरा बूथ सबसे मजबूत। लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला, लेकिन इन सब कामों के बावजूद क्या वजह है कि समाजवादी पार्टी की उन्होंने ऑलमोस्ट अपनी लिस्ट फाइनल कर ली है, बीएसपी भी करने के कगार पर है, चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट्स ऑलमोस्ट क्लियर हैं, बीएसपी का कौन है, समाजवादी पार्टी से कौन होगा, लेकिन बीजेपी का जहां तक सवाल है, उनके चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट्स, क्या पार्टी इलेक्शंस के पहले उनको डिक्लेयर करेगी कि कौन होगा सीएम? देखिए, सपा और बसपा यह दोनों प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलती हैं। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और सच्ची लोकतांत्रिक पार्टी है, और यहाँ कैंडिडेट के आधार पर हम विजय की कल्पना नहीं करते, हम संगठन के दम पर विजय की बात करते हैं। और कैंडिडेट का चयन हम समय पर करेंगे, और जब चयन कर देंगे तो सपा बसपा की तरह रोज ताश के पत्ते की तरह फेंटने का, बदलने का काम नहीं करेंगे। जिस दिन जिसको तय कर देंगे वही चुनाव लड़ेगा, या भारतीय जनता पार्टी का सीएम कैंडिडेट की जहाँ तक आप बात कर रही हैं, बसपा में मायावती जी के अलावा कोई सीएम कैंडिडेट बन सकता है क्या? सपा में सैफई परिवार के अखिलेश यादव या कोई भी हो, उस परिवार के अलावा दूसरा बन सकता है क्या? कांग्रेस ने सीएम कैंडिडेट आयात कर लिया, उनका कोई उत्तर प्रदेश में कोई पूछने वाला है क्या? भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत पार्टी है। यहाँ मैं अगर कहूँ कि अखिलेश यादव जी को, मायावती जी को, शीला दीक्षित जी को एक तराजू पे रख दो, और हमारे 100 ऐसे नेता हैं उनको एक तराजू पे रख दो, तब भी ये पसंगा मतलब हल्के पड़ जाएंगे। इतनी बड़ी भारतीय जनता पार्टी की ताकत। लेकिन मुझे ये बताइए कि बीजेपी के अंदर आपका नाम है सीएम कैंडिडेट में, वरुण गांधी जी खड़े हैं, योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं वो भी अपने आप को सीएम बताते हैं, तो बहुत सारे एनालिस्ट का ये मानना है, और जो दूर से पार्टी की जो ऑनगोइंग्स है, अगर वो लोग पार्टी को देखते हैं तो वो कहते हैं कि बीजेपी में इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। बहुत सारे लोग हैं, ये बहुत गलतफहमी में लोग हैं, जो पहले जिस दिन से मैं भारतीय जनता पार्टी का आयु में जो सीनियर लोग हैं उनकी तुलना में अनुभव में मैं कम था,
लेकिन जिस दिन से अध्यक्ष के नाते मुझे 8 अप्रैल को जिम्मेदारी मिली है, राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे एक जिम्मेदारी दी, अवसर दिया, उस दिन से मैं देख रहा हूँ कोई भी हमारा नेता ऐसा नहीं है जिसने साथ में खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी की 2017 में सरकार बनाने के लिए प्रयास न किया हो। सबको मालूम है सपा बसपा के रहते हुए उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो सकता, और उत्तर प्रदेश का विकास करने के लिए भाजपा की सरकार जरूरी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में कोई मतभेद नहीं है। ये मतभेद लगा दिखाने वाले चश्मे किसी के होते उनको दिखाई देते। मैं तो यह मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री पद का लेकिन अभी जब नेशनल एग्जीक्यूटिव हुई थी इलाहाबाद में, उस समय देखा गया था कि वरुण गांधी ने अपने सारे पोस्टर्स चारों तरफ लगा दिए थे, और पार्टी के इनसाइडर्स जो सीनियर लीडर्स थे उनको ये बात ठीक नहीं लगी थी। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हुआ? ऐसा है, देखिए आप क्योंकि ऐसे कैंप्स हैं पार्टी में, वरुण गांधी कैंप, आदित्यनाथ जी कैंप, केशव प्रसाद मौर्य कैंप, तो ऐसे कैंप्स हैं। ठीक है, पार्टी के एकदम ये पार्टी के लार्जर गुड में उस चीज को बहुत ज्यादा उजागर नहीं किया जाएगा। ऐसी कोई स्थिति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व आ रहा है, स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, माननीय आडवाणी जी आ रहे हैं, माननीय जोशी जी आ रहे हैं, जेटली जी आ रहे हैं, पूरी सरकार आ रही है। यहाँ राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है, और उस बैठक में स्वागत के बैनर लगाना किसी को भी अधिकार है। हर कार्यकर्ता अपने नेता का स्वागत करना चाहता है। वरुण जी के भी कुछ पोस्टर लग गए तो उससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो पोस्टर देश भर में लगते हैं, मैं भी लगाता हूँ, पहले भी लगाया हूँ, आज भी लगा रहा हूँ, अन्य नेता भी लगाते हैं। और मैं तो सब कार्यकर्ताओं को आह्वान, भाजपा सच्ची लोकतांत्रिक पार्टी है, हर व्यक्ति को अपने नेता का स्वागत करने का अधिकार है। पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड वरुण गांधी का नाम तय कर देती है सीएम कैंडिडेट के लिए, तो उससे आपको कोई आपत्ति तो नहीं? भारतीय जनता पार्टी को किसी भी प्रकार की ना आपत्ति थी, ना आपत्ति है, ना आपत्ति होगी। भारतीय जनता पार्टी की जो आपने पार्लियामेंट्री बोर्ड की बात कही, सीएम पद के प्रत्याशी की घोषणा वह भाजपा का पार्लियामेंट्री बोर्ड ही करता है। लेकिन अध्यक्ष के नाते मैं नेतृत्व को यह बता चुका हूं, आप हमें प्रत्याशी मुख्यमंत्री पद का देंगे तब भी सरकार बनाने के लिए विधायक जिता करके लाएंगे, नहीं देंगे तब भी जिताने के लिए विधायक लेकर के आएंगे। इस कैंडिडेट सीएम का घोषित हो ना घोषित हो, इससे भाजपा की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। इसका परिणाम हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड जैसे राज्य है जहां मुख्यमंत्री पद का हमने कैंडिडेट नहीं दिया, भाजपा की सरकार है, आज हमारा मुख्यमंत्री है। लेकिन सर, बिहार की लोग बात जरूर करते हैं क्योंकि ग्रैंड अलायंस बना और पूरे एक ग्रैंड अलायंस ने बीजेपी को ध्वस्त कर दिया बिहार में। उसके बाद बीजेपी जरूर जीत कर आई असम में, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन बिहार की जो हार थी उसकी गूंज अभी तक सुनाई पड़ रही है और लोग उसी की ही बात करते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार का फॉर्मूला शायद फिर से यहाँ पर रिपीट हो, इसलिए लोग बार बार एनालिस्ट और ऑब्जर्वर्स। बिहार और उत्तर प्रदेश में बहुत फर्क है। अब बिहार में जो सरकार बन गई है लालू यादव जी के साथ में नीतीश कुमार जी की, और उसके बाद जो जंगल राज वहाँ पर आया है, जो बिहार से लगे हुए ज़िले हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी और अधिक मजबूत है। इसलिए मजबूत है कि बिहार के अंदर लालू यादव जी के साथ गठबंधन करने के बाद नीतीश कुमार जी की हैसियत कम हो गई, और बिहार से जो एक पटरी पर आ रहा था वो पटरी से उतर रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज सपा सरकार के कारण है, अराजकता का वातावरण है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, महिलाओं के प्रति अपराध की बाढ़ है, किसानों के लिए जो समस्याएं हैं प्रदेश सरकार के द्वारा जो हल होनी चाहिए वो हल नहीं हो रही, बिजली मिल नहीं रही, जो केंद्र के द्वारा विकास के नाम पर पैसा आता है उसको ये खर्च नहीं कर पा रहे हैं, जो त्वरित विकास की योजनाएं हैं उसको लेने से इसलिए घबराते हैं, उनको लगता है साइकिल पंचर होगी। तमाम प्रकार के डर से डरे हुए सपा की सरकार है। सपा सरकार विकास के मार्ग में बाधक है। इसलिए मैं यह मानता हूं कि समाजवादी पार्टी की वर्तमान सरकार की विफलता और इसके पहले बसपा के सरकार की सभी मोर्चों पर फेलेवर, चाहे भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, सब में ये सपा बसपा से उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त हो चुकी है। लेकिन भाजपा को अवसर देना चाहती है और मैं पूरे विश्वास से भरा हूं कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। ऑब्जर्वर्स और एनालिस्ट का ये मानना है, जो पार्टी को देख रहे हैं बहुत क्लोजली, उनको ये कहते हैं कि सिर्फ विकास बात करने के लिए अच्छा है कि विकास एक ऐसा मुद्दा है जिसको पब्लिक चाहती है और चाहती भी है, लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स सिर्फ विकास के दम पर आगे नहीं चल सकते। इन स्टेट्स लाइक यूपी एंड बिहार स्पेशली, फॉरगेट बिहार बिकॉज इलेक्शंस आर ओवर देयर, बट टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट उत्तर प्रदेश, can you honestly admit that you can win the state of Uttar Pradesh only on the basis of development without going into the caste intricacies? देखिए 2014 का परिणाम आपके सामने है। माननीय नरेंद्र मोदी जी किसी जाति के नेता नहीं थे,
वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी हैं। लेकिन मुस्लिम्स को कैसे आप अपनी अपनी पार्टी की ओर हिंदू खींचेंगे? मुस्लिम के दलित्स को कैसे खींचेंगे? हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखने का काम ये जो करते हैं, उनको बहुत निराशा हो चुकी है 14 के चुनाव में, और 17 के चुनाव में उनको उससे भी बड़ी निराशा का सामना करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का जो महामंत्र है, इसका जाप करते हुए, इस प्रकार से काम करते हुए, इस प्रकार से प्रदेश की जनता की सेवा करते हुए पूरी तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे ये लग रहा है किसी बूथ पे चले जाइए, और इसका परिणाम यह है, जो हमारी भाजपा क्यों सफल हो रही है, भाजपा सफल हो रही है कि नहीं हो रही है, इसका परिणाम, इसका संदेश यह है कि सपा बसपा कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, और भारतीय जनता पार्टी का एक बूथ का कार्यकर्ता भी अपना दल छोड़ करके कहीं दूसरी जगह नहीं जा रहा। लेकिन मौर्य साहब, मैं ये कैसे मान लूं कि बीजेपी इस समय कास्ट के बारे में सोच ही नहीं रही है? जिस समय आपका अपॉइंटमेंट हुआ था एज पार्टी प्रेसिडेंट, यू आर एन ओबीसी लीडर फ्रॉम द कोयरी कास्ट, तो क्या एक रेनबो कोएलिशन ऐसा बनाने की कोशिश नहीं की जा रही है जिसमें कोयरीज, कुर्मीज, ब्राह्मण्स, इन सबको एकजुट करने की बात हो रही है? इस एक ऐसा कैलकुलस की बात पार्टी कर रही है। ठीक है, एक तरफ हम मुंह पर ये बोल रहे हैं कि हमारी पार्टी विकास चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ हम एक कास्ट नैरेटिव भी प्ले कर रहे हैं। क्या ये ऐसा पॉलिटिकल कंपल्शन है अभी चुनाव जीतने के आप लिए? पहले पूरी भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास होता है उसको थोड़ा जाना करें। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी, मैं अगर पिछड़ी जाति के एक बिरादरी के अंदर पैदा हुआ हूँ, ये मेरा दोष नहीं है। मैं नहीं, ये भारतीय disadvantage नहीं है। सुनिए पहले, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मैं 1989 से हूँ, संघ परिवार से जुड़ा हूँ, मैं वर्किंग में हूँ। 1989, जिसके जीवन के 33 वर्ष इस विचार परिवार और इस पार्टी के लिए बीते हों, उसको उस चश्मे से देखने का कहाँ तक मतलब उचित है? ये जो देखते हैं वो डर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है पिछड़े वर्ग का पूरा वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में शिफ्ट हो रहा है। डरे हुए हैं लोग। और जो बहन मायावती जी हैं, जो गरीबों की गरीबी बेचे, दलितों के वोट बेचे और स्वयं अमीर बन गई। मोदी जी इतने संपन्न राज्य के मुख्यमंत्री थे, उनके खाते में तो 1 अरब रुपए नहीं है, बहन जी के खाते में कैसे अरबों रुपए आ गए? लेकिन एक चीज़ आपसे मौर्य जी समझना चाहेंगे कि जैसे बीएसपी के स्वामी प्रसाद मौर्य और बाकी जो लोग जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है, आपके आने से बहुत ज़्यादा उम्मीद है बीजेपी को कि जो ओबीसीज़ हैं और जो दलित्स हैं उनको आप अपनी अपनी पार्टी की ओर खींच लेंगे और एक सपोर्ट बेस बन जाएगा। लेकिन क्या ऐसा प्रूफ हुआ है? बिकॉज जो लास्ट 2014 के इलेक्शंस थे, इवन दो मायावती's पार्टी कुड नॉट ओपन एन अकाउंट, बट उनका जो एक सपोर्ट बेस था, जो मैस बेस था, वो इंटैक्ट था। तो क्या प्रूफ है कि इन डिसर्शंस के बावजूद जो ये पार्टी छोड़ जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है, इससे क्या सपोर्ट बेस पार्टी का बढ़ पाएगा? देखिए, आप ये जान लें, कभी भी जो एक लंबे समय से राजनीति करते रहते हैं, वो लंबे समय से राजनीति करने वालों को जब भगदड़ की स्थिति बनती है, वो क्यों बनती है? जब उसको ज़मीनी हकीकत मालूम होती है। बहन जी के पास में एक बिरादरी का कुछ प्रतिशत वोट थोक भाव में उनके पास बचा हुआ है, और वो एक बिरादरी से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का चुनाव जीतने की कल्पना करना बेईमानी है। बहन जी तो आप जाटव्स की बात कर रहे हैं, जो बहन जाटव्स जी को की पार्टी तो लगभग, आप ये मान करके चलिए, 2017 के चुनाव के बाद उनके लिए बेचने के लिए वोट भी नहीं बचेगा। जो अभी बेच रही हैं, टिकट बेच रही हैं, जो गरीबों की गरीबी बेच रही हैं, जो भ्रष्टाचार करके बहुत दौलत एकत्र कर ली हैं, यह सारा जो कर ली हैं, अब 2017 के जब चुनाव परिणाम आएंगे, उसके बाद बसपा का कोई टिकट लेने वाला भी नहीं मिलेगा। समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी ने लोगों को त्रस्त कर दिया है। अरबों खरबों की ज़मीनों पर सपा के गुंडों ने कब्जा कर लिया है। खनन के क्षेत्र में इतना बड़ा घोटाला हो गया है कि शायद मैं समझता हूँ निष्पक्षता से अगर उसकी जांच हो जाएगी और अगर ईमानदारी इस सरकार ने बरती होती, तो सरकारी खजाना कभी उत्तर प्रदेश का घाटे में रह नहीं सकता, तो इतना पैसा इन सब क्षेत्रों से आ सकता। लेकिन जितनी भी विकास के वायदे जो बीजेपी कर रही है, आपसे समझना चाहेंगे कि ऐसी क्या कंपल्शन आई कि जब अभी पाकिस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक्स एनडीए गवर्नमेंट ने करवाए, तो उन सर्जिकल स्ट्राइक्स को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। बीजेपी ने ही पोस्टर्स लगाए हैं जिस पर नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हैं और साथ में जो जवान्स हैं उनकी भी तस्वीरें हैं। तो ऐसी क्या कंपल्शन थी कि आज लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि भाई ये एक ज़रूरत थी और इसलिए हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स की? क्या ये पॉलिटिसाइज नहीं कर रही है पार्टी, और क्या इस समय इसका पॉलिटिकल माइलेज बीजेपी उठाने की कोशिश नहीं कर रही? देखिए, आप 2 चीज़ें ध्यान में रखें। उरी का हमला हुआ, देश आहत था, सेना तो आहत थी, देश आहत था। माननीय नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री देश का हो और हमारे 17 जवानों को कोई मार करके चला जाए, और अगर हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा ये छूट सेना को न दी गई होती कि नहीं, हमें उरी के हमले का बदला लेना है,
जिन आतंकियों ने भारत की धरती पर घुस करके हमारे सेना के जवानों को मारने का काम किया है, वो देश के दुश्मन देश में हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर में, जहां भी हो उनको खोज करके जिस बिल में छिपे हो मारो। और भारत की सेना ने बहुत शानदार साहस का परिचय देते हुए और जिस प्रकार से देश के दुश्मनों को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मारने का काम किया, उसके लिए मैं सेना का अभिनंदन करता हूँ और सेना का वंदन करता हूँ। सेना के इस साहस से पूरे देश के अंदर एक खुशी की लहर है। लेकिन सेना के अभिनंदन के साथ साथ पॉलिटिकल माइलेज की कोशिश नहीं कर रही है पार्टी लेने इसकी की? कोई भारतीय जनता पार्टी को जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व या जो आज कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक का फायदा, हम कौन सा फायदा? अगर कोई ये कहेगा मेरे प्रधानमंत्री जी को, जो देश के बहुसंख्य मतदाताओं के समर्थन से देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको कहेंगे कि सेना के खून की दलाली करते हैं, देश बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आपके कहने का मतलब है कि कांग्रेस ने इसको पॉलिटिसाइज करने की शुरुआत की है? देखिए, कांग्रेस ने किया, चाहे जो पहले जब घटना 17 जवानों के बलिदान की हो गई तो एक बड़ी तेजी से कहाँ गया 56 इंच का सीना, कहाँ गया 56 इंच का सीना, तरह तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे। और जब 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री जी ने सेना को आदेश देकर के देश के दुश्मनों को मार गिराने का काम किया और सर्जिकल स्ट्राइक की जानकारी देश को दिया, देश अगर हमारे सेना के बलिदान को जान सकता है तो सेना के पराक्रम को देश को जानने का अधिकार नहीं है। और उसको जान गया, लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। कांग्रेस और जैसे इस मानसिकता के जो राजनीतिक दल हैं, उनको डर लगने लगा कि इससे तो मोदी जी का और प्रभाव बढ़ गया है, भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ गया, इसलिए इस प्रकार के घटिया बयान दिए। चलिए मौर्य साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर कमिंग ऑन द प्रोग्राम। थैंक यू। So that's it on this episode of To The Point. See you next time with another personality. Goodbye and thanks for watching.